नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा और हमारे साथ जुड़े हुए हैं न्यूज एडिटर मोहन तिवारी जी। मोहन जी, बहुत स्वागत है आपका भी। मोहन जी, आज उपचुनाव को लेकर भी घोषणा हुई है और लेकिन सबसे ज्यादा जो नजर है वो विधानसभा चुनावों पर है। महाराष्ट्र जो कि भारत के सबसे बड़े राज्यों में से एक है, 228 विधानसभा सीटें यहां पर आती हैं। इसके बाद अगर हम झारखंड की बात करें, जहां पर 81 विधानसभा सीटें हैं, यहां पर भी विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। और आपको बता दें कि महाराष्ट्र की बात करें तो सिर्फ एक चरण में, पहले चरण में यहां पर 288 विधानसभा सीटों पर चुनाव संपन्न हो जाएंगे और यह तारीख है 20 नवंबर, जब यहां पर वोट कास्ट किए जाएंगे। नतीजे 23 नवंबर को आएंगे। झारखंड की बात करें तो 81 विधानसभा सीटों पर यहां पर चुनाव होना है। 2 चरणों में यहां पर मतदान होगा। पहला चरण 23 नवंबर को है और दूसरा जो चरण है वो 20 नवंबर को तय किया गया है और 23 तारीख को यहां के भी नतीजे आएंगे। इसके बाद अगर हम बात करें मध्य प्रदेश की, 2 हॉट सीट, पहली बुधनी, जहां से पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान विधायक रह चुके हैं, उनके सांसद बनने के बाद ये सीट खाली हो गई थी। दूसरी विजयपुर, जहां वन मंत्री रामनिवास रावत विधायक थे, लेकिन भाजपा में वो शामिल हो गए कांग्रेस छोड़कर। उसके बाद अब इस सीट पर उपचुनाव होने हैं। यहां पर 13 नवंबर को वोट कास्ट किए जाएंगे। और इसी के साथ छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर की दक्षिण विधानसभा सीट की बात करें तो यहां पर भी 13 नवंबर को ही उपचुनाव तय किया गया है। उत्तराखंड की बात करें तो केदारनाथ विधानसभा सीट, जो कि खाली सीट है, इस वक्त रिक्त है, वहां पर 20 नवंबर को वोट कास्ट किए जाएंगे और सभी चुनावों के जो नतीजे हैं वो 23 तारीख को आएंगे। और आज हम ये विश्लेषण करेंगे, चर्चा करेंगे। लगातार हमारे साथ न्यूज एडिटर मोहन तिवारी जी बने रहेंगे। इसके अलावा मध्य प्रदेश न्यूज एडिटर अतुल विनोद पाठक जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अतुल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस चर्चा में। उत्तराखंड ब्यूरो हेड योगेश शैली जी भी इस चर्चा का अहम हिस्सा है। योगेश जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। अतुल जी, जिस तरह से मध्य प्रदेश की बात हम कर रहे थे, बुधनी और विजयपुर 2 बड़ी सीटें जहां पर उपचुनाव होने हैं, आज तारीखों का ऐलान हो चुका है। लेकिन इसके पहले ही जब हम लगातार डिबेट्स में भी देखते थे, सुबुगाहट लगातार बनी रहती थी कि कभी भी तिथियां घोषित हो जाएंगे। लेकिन इसके पहले दोनों दलों की तैयारी अपनी ओर थी। अब 13 तारीख को जब चुनावों का ऐलान हो चुका है उपचुनाव का, किस तरह से पूरा माहौल इस वक्त मध्य प्रदेश में आप इन दोनों विधानसभा सीटों को लेकर के देख पा रहे हैं और क्या तैयारियां दोनों दलों की? देखिए, मध्य प्रदेश की यदि हम बात करें, देश की ये जो दोनों सीटें काफी महत्वपूर्ण सीटें और इन सीटों पर मुकाबला बिल्कुल कांटे का होने वाला है, क्योंकि कांग्रेस पूरी तैयारी के साथ चुनाव मैदान में उतरने के लिए आतुर है। और जहां तक बात करें भारतीय जनता पार्टी की, बुधनी विधानसभा सीट पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के सांसद बनने के कारण खाली हुई। वो केंद्र में मंत्री हैं और इस वक्त बुधनी पर पूरे प्रदेश की निगाहें। बुधनी एक ऐसी सीट है जिसने भारतीय जनता पार्टी को लगातार मैंडेट दिया। शिवराज सिंह चौहान लगातार 4 बार वहां से विधायक रहे। इससे पहले भी जब वो पहली बार विधायक बने थे, तब वो बुधनी विधानसभा से ही विधायक बने थे। इसके बाद 5 बार वो सांसद बने, वापस फिर वो अपनी सीट पर पहुंचे और तब भी बुधनी ने उन्हें पूरा रिस्पॉन्स दिया और लगातार रिकॉर्ड मतों से जीतते रहे। क्योंकि केंद्रीय मंत्री बन चुके हैं, तो उनकी जगह पर कौन उम्मीदवार होगा, ये सबसे रोचक विषय बना। क्योंकि उनके बेटे कार्तिकेय को उम्मीदवार बनाने की मांग को लेकर कई मंडल अध्यक्षों ने पार्टी को मांग पत्र सौंपा है। हालांकि पार्टी ने 3 उम्मीदवार के नाम पैनल में शामिल किए हैं, जिनमें एक है रमाकांत भार्गव, जो कि पूर्व सांसद हैं। उन्होंने सीट खाली की, तभी शिवराज सिंह चौहान सांसद का चुनाव लड़ पाए। तो इसके एवज में रमाकांत भार्गव को विधानसभा चुनाव लड़ाया जा सकता है, ऐसे आसार दिख रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की जो पैनल की लिस्ट है, उसमें रमाकांत भार्गव का नाम सबसे ऊपर है। एक और पूर्व विधायक है गुरु प्रसाद शर्मा, उनके नाम की भी चर्चा है। एक और पूर्व विधायक राजेंद्र सिंह है, जिन्होंने एक समय शिवराज सिंह चौहान के लिए सीट खाली की थी, लेकिन उसके बाद उन्हें विधानसभा में टिकट नहीं मिला, इसलिए राजेंद्र सिंह का नाम भी चर्चा में है। तो 3 नाम यहाँ पर शामिल किए गए हैं, गुरु प्रसाद शर्मा, राजेंद्र सिंह और रमाकांत भार्गव। कार्तिकेय चौहान का नाम अभी संशय में है, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान खुद कह चुके हैं कि जो पार्टी कहेगी वही होगा। हालांकि स्थानीय स्तर पर कार्यकर्ता कार्तिकेय को लड़ाने की मांग कर रहे हैं, लेकिन लगता ऐसा है कि रमाकांत भार्गव को यह मौका मिलेगा, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान के लिए उन्होंने अपना संसदीय क्षेत्र छोड़ा था। अब उनकी दावेदारी प्रबल दिखाई। दूसरी सीट की बात करें, विजयपुर सीट, ये भी काफी रोचक सीट है। यहाँ पर रामनिवास रावत कांग्रेस के ओर से चुनाव लड़े थे और काफी अच्छे मतों से जीते थे। बीजेपी का उम्मीदवार दूसरे नंबर पर और एक इंडिपेंडेंट उम्मीदवार चौथे नंबर पर, तीसरे नंबर पर था। तो
रामनिवास रावत अचानक कांग्रेस के कद्दावर नेता, कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष होने के बावजूद भी बीजेपी में शामिल हो जाते हैं लोकसभा चुनाव के दौरान, और पूरा जो माजरा है वहां का चेंज हो जाता है। वो कांग्रेस का एक स्थायी और मजबूत स्तंभ माने जाते हैं। तो रामनिवास रावत बीजेपी की तरफ से चुनाव लड़ रहे हैं। कांग्रेस के लिए यहाँ पर कैंडिडेट को तलाशना काफी चुनौतीपूर्ण हो रहा है। और इसी तरह की स्थिति बुधनी के लिए भी है। दोनों सीटों पर मजबूत उम्मीदवार की तलाश जारी है। कांग्रेस के 2 पर्यवेक्षक इस समय बुधनी में डेरा जमाए हुए। इसी तरह से कांग्रेस के 2 से 3 पर्यवेक्षक विजयपुर में भी यहाँ पर डेरा जमाए हुए। कांग्रेस एक सशक्त उम्मीदवार की तलाश में है दोनों ही सीटों पर, ताकि बीजेपी से कड़ा मुकाबला किया जा सके। जी, तो बिल्कुल बीजेपी तो कहा ही जाता है कि 365 दिन चुनावी मुद्रा में रहती है, लेकिन कांग्रेस अब तक उम्मीदवारों की तलाश में है। लेकिन मोहन जी, वहीं हम उत्तराखंड की बात करें तो यहाँ केदारनाथ विधानसभा सीट पर उपचुनाव होना है। आप जरूर योगेश जी से जानने की कोशिश भी करें कि जिस तरह से ये सीट खाली है, भाजपा विधायक शैला रानी रावत के नेतृत्व में यहाँ पर वो विधायक थी, लेकिन अब क्या समीकरण है मोहन जी? हाँ बिल्कुल, जैसा कि हम बता रहे हैं अपने दर्शकों को कि महाराष्ट्र और झारखंड के जब चुनाव के ऐलान हुए तो उसमें उन प्रदेशों के उपचुनावों की भी घोषणा कर दी गई है जहां पर चुनाव पेंडिंग थे, सीटें खाली थी, तो वो चुनाव भी एक साथ होंगे। तो जो झारखंड है और महाराष्ट्र हैं उन सीटों के साथ साथ ये चुनाव होने हैं। उसमें उत्तराखंड की भी सीट है, केदारनाथ वो सीट है जिस पर सबकी निगाहें इसलिए भी है क्योंकि वो एक बड़ा धार्मिक स्थल भी है और यहाँ पर जीत हासिल करना बीजेपी के लिए एक प्रतिष्ठापूर्ण जो है चुनाव के रूप में हमें देखने को मिलेगा। और इस सीट पर आज चुनाव की घोषणा हो गई है। 20 नवंबर को यहाँ पर चुनाव होगा। क्या वहाँ पर सूरत हाल है, हमारे साथ योगेश सैली जी बने हुए हैं, उनसे जानते हैं, हमारे ब्यूरो हेड उत्तराखंड। योगेश जी बताइए, वहाँ पर क्या स्थिति है, कैसी राजनीतिक हलचल है और उम्मीदवार को लेकर दोनों पार्टियों की कितनी तैयारी है? देखिए, सबसे पहले तो आपको बता दें कि 20 नवंबर को तिथि निर्धारित हुई है मतदान को लेकर के। इसमें आपको बता दें कि 22 अक्टूबर को जो ये उपचुनाव का नामांकन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, जिसके बाद 29 अक्टूबर को नामांकन की आखिरी तारीख निर्धारित की गई है। साथ ही 4 नवंबर को नामांकन वापसी की आखिरी तिथि रखी गई है और इसके साथ ही 20 नवंबर को मतदान होना है और 23 नवंबर को रिजल्ट्स यहां पर सामने आ जाएंगे। अब बात करें अगर चुनावी समीकरणों की और किस तरीके की तैयारियां हैं, तो खास तौर पर आपको बताएं कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में यहां आमने सामने का मुकाबला देखा जाएगा, क्योंकि तीसरी पार्टी का फिलहाल यहां पर कोई अभी तक वर्चस्व नहीं देखा गया है। और अगर बात करें भारतीय जनता पार्टी की, तो भारतीय जनता पार्टी के झोली में ये सीट थी और यहाँ से शैला रानी रावत यहाँ से विधायक थी, जिनकी अकस्मात ही मृत्यु हो गई थी, लंबी बीमारी के चलते उनकी मौत हो गई थी, जिसके बाद से ये सीट खाली हुई और उसके बाद से ही लगातार ये प्रयास चल रहे थे कि किसी भी तरीके से भारतीय जनता पार्टी को इस सीट पर वापस काबिज होना है। लेकिन उसके लिए कहीं ना कहीं कांग्रेस ने एक बड़ी चुनौती इसलिए भी खड़ी कर दी कि पिछले जो 2 उपचुनाव यहाँ पर हुए थे, मंगलौर उपचुनाव और बद्रीनाथ उपचुनाव जो हुए थे, उसमें जिस तरीके से कांग्रेस ने दोनों उपचुनाव में जीत हासिल की, तो उससे कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का मनोबल जरूर टूटा है। वहीं अब केदारनाथ सीट पर जो उपचुनाव होना है, इसको लेकर के भी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की एक प्रतिष्ठा यहाँ पर जुड़ी हुई है और कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के लिए भी ये एक बड़ी चुनौती होगा इस सीट से जीत हासिल करना। भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 1 महीने से ही अपनी पूरी रणनीति तैयार कर ली थी और बूथ स्तर पर अपने पदाधिकारियों को, अपने कार्यकर्ताओं को एक्टिव मोड पर रख दिया था। इसके अलावा आपको बताएं कि सभी जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं, उन सभी की ड्यूटी लगा दी गई थी केदारनाथ विधानसभा क्षेत्र में और वो लगातार क्षेत्र भ्रमण भी कर रहे थे। और हाल ही में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी क्षेत्र का दौरा किया और ताबड़तोड़ यहाँ पर घोषणाएं भी की, जो कहीं ना कहीं विपक्ष के लिए जरूर निशाना जरूर बना कि चुनाव से पहले यहाँ पर जो घोषणाएं मुख्यमंत्री द्वारा की गई, तो वो कहीं ना कहीं चुनाव में रिझाने के लिए, जनता को रिझाने के लिए ये घोषणाएं की गई हैं। वहीं अगर आप बात करें कांग्रेस की, तो कांग्रेस ने भी 1 हफ्ते के दौरान ही यहाँ पर अपने पर्यवेक्षक नियुक्त कर दिए हैं। उसके अलावा जो कार्यकर्ता और पदाधिकारी थे, उनसे लगातार बैठकें की जा रही थी और इस बैठक को लेकर के चाहे नेता प्रतिपक्ष की बात करें यशपाल आर्या, वो लगातार यहाँ पर बैठक ले रहे थे। और इसके साथ ही आपको बताया जो
अन्य पदाधिकारी भी थे। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा भी कई दौर की यहाँ पर बैठक ले चुके हैं कार्यकर्ताओं की, क्योंकि पिछले दौरान ये देखा गया कि कहीं ना कहीं जो गुटबाजी थी कांग्रेस की और जो खेमेबाजी थी वो कहीं ना कहीं जी योगेश जी जी। तो जिस तरह से योगेश जी बता रहे थे कि भाजपा विधायक शैलारानी रावत विधायक बनी थी और इनके निधन के बाद से सीट खाली थी, लेकिन योगेश जी क्या अब भी हम कह सकते हैं कि जो चुनौती की आप बात कह रहे हैं कि वो है, या फिर 2 विधानसभा सीटों पर जैसे कि उपचुनाव हो चुके हैं, इसके बाद ये समीकरण कहीं ना कहीं बदले हैं? बिल्कुल, समीकरण कहीं ना कहीं बदले हुए जरूर देखे जा रहे हैं, क्योंकि सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह आती है कि जो 2 उपचुनावों में जो रिजल्ट आए हैं वो उसकी उम्मीद जनता ने नहीं की थी, और ये भी कह सकते हैं कि सरकार को भी ये उम्मीद नहीं थी इस तरीके की कि सरकार वहां पर हारेगी, भारतीय जनता पार्टी वहां पर हारेगी। लेकिन जो हार उसको मिली है वो कहीं ना कहीं अब एक इशारा कर रहा है आने वाले समय में बदलाव की ओर, क्योंकि 2 बार से लगातार भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर जीतती आ रही है प्रदेश में, लेकिन कहीं ना कहीं एक बदलाव की लहर भी जरूर देखी जा रही है, जिसका नतीजा रहा है उपचुनाव में। और ये नतीजा अगर केदारनाथ में भी अगर कहीं परिवर्तन होता है, भारतीय जनता पार्टी को यदि हार का सामना करना पड़ता है, तो आगामी निकाय चुनाव और विधानसभा चुनाव में जरूर इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। जी, तो निश्चित तौर पर तैयारी दोनों ही दलों को रखनी होगी, क्योंकि 2 उपचुनाव में जीत हासिल होगी, इसका मतलब ये नहीं कि तीसरे में भी हो जाए। और कहीं ना कहीं ये ओवर कॉन्फिडेंस कई बार भी होता है जो पार्टियों के लिए बहुत नुकसानदायक हम कह सकते हैं मोहन जी साबित होता है। लेकिन मध्य प्रदेश के संदर्भ में यदि हम देखें अतुल जी, तो जैसे कि आपने बताया कि बुधनी से तो कई दावेदार सामने आ रहे हैं, लेकिन विजयपुर की अगर हम बात करें तो वर्तमान में यहां से वन मंत्री रामनिवास रावत जी को ही चुनकर क्या पार्टी फिर से भेजेगी टिकट देकर मैदान में, इसकी अटकलें सबसे ज्यादा है। लेकिन उनके कद्दावर क्या बनिस्बत कोई और नेता है, क्या दावेदारों के कुछ और नाम इस सीट पर सामने आ पाए हैं विजयपुर में? देखिए, विजयपुर में स्पष्ट है कि रामनिवास रावत को ही विधानसभा चुनाव टिकट, क्योंकि वो कांग्रेस से बीजेपी में आए, इसी शर्त पर आए हैं कि उन्हें मंत्री बनाया जाएगा, और मंत्री बनाया भी है। अब मंत्री पद पर वो तभी काबिज रह सकते हैं जब 6 महीने के अंदर वो फिर से विधायक चुनकर आए। वो चूंकि इस्तीफा दे चुके हैं, तो ये मजबूरी है कि उनको फिर से विधानसभा का सदस्य बनाए। इसी के लिए ये सीट खाली की गई है, और निश्चित रूप से रामनिवास रावत ही भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट होंगे। और जब कल चुनाव समिति की बैठक हुई तो रामनिवास का एकमात्र नाम पैनल में गया है स्वीकृति के लिए। तो ये अंडरस्टूड है कि रामनिवास रावत भारतीय जनता पार्टी के घोषित उम्मीदवार है। इसके अलावा किसी अन्य नाम पर विचार न हुआ है, न ही संभावना ऐसी है। लेकिन कांग्रेस के लिए जरूर ये चुनौती है, क्योंकि उनका एक बड़ा स्तंभ बीजेपी पहुंच चुका है, जो लंबे समय से विजयपुर में कांग्रेस का किला लड़ा रहा है। हालांकि 2018 में रामनिवास रावत नहीं जीत पाए, लेकिन इसके पहले वो लगातार विधायक रहे, और 6वीं बार वो विधायक बने थे कांग्रेस की तरफ से। 7वीं बार वो चुनाव लड़ेंगे तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से चुनाव लड़ेंगे। तो ऐसे में उनके मुकाबले में कोई सशक्त उम्मीदवार कांग्रेस को मिल पाएगा, ये एक बड़ा प्रश्न बना हुआ है। इसीलिए कांग्रेस ने पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह और केंद्रीय पर्यवेक्षकों की एक टीम विजयपुर भेजी है, ताकि एक सशक्त उम्मीदवार तलाशा जा सके। कांग्रेस की नजर बीजेपी के कुछ असंतुष्ट नेताओं पर भी है, उनमें से भी एक आध कोई असंतुष्ट नेता जो रामनिवास रावत को टक्कर दे सके, ऐसा भी कोई चेहरा सामने आ सकता है। जी बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को भी उनके बनिस्बत कोई एक बड़ा चेहरा हम कह सकते हैं मोहन जी यहाँ पर उतारना होगा, ताकि कांटे की टक्कर देखने को मिले। मोहन जी, हम रायपुर की भी चर्चा जरूर करेंगे। दक्षिण विधानसभा सीट पर उपचुनाव होना है और 13 तारीख इसके लिए मुकर्रर की गई है। बिल्कुल, देखिए छत्तीसगढ़ में जो एक सीट पर उपचुनाव होना है वो रायपुर दक्षिण की सीट है, और ये रायपुर दक्षिण की सीट में चुनाव इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ के जो विधायक थे, जो कि मंत्री भी थे, बृजमोहन अग्रवाल, उन्हें सांसद बनाकर भेज दिया गया है दिल्ली। अब वो सीट खाली है तो वहाँ पर एक नए उम्मीदवार को बीजेपी को खोजना होगा। लेकिन ये वो सीट है जो पूरे छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा लीड से बीजेपी ने जीत यहाँ हासिल की थी। बृजमोहन अग्रवाल, बिल्कुल, बृजमोहन अग्रवाल ने यहाँ करीब 67,000 वोटों से जीत हासिल की है। और लोकसभा में जब चुनाव हुआ तो यहाँ से 1 लाख की लीड बृजमोहन अग्रवाल ने जो है वो दर्ज की, और एक विधानसभा के लिए 1 लाख की लीड हासिल करना बताता है कि उस क्षेत्र के लोग पूरी तरीके से किसकी ओर हैं, इशारा साफ है। ऐसे में ये एक मजबूत गढ़ है, बीजेपी को ज़्यादा
सोचने की जरूरत नहीं है। लेकिन उम्मीदवारों के नाम की जो लिस्ट है बीजेपी के पास वो काफी ज्यादा है, दावेदार काफी ज्यादा हैं, क्योंकि ये सीट काफी मजबूत है, यानी जिसको भी टिकट बीजेपी देगी तो उसे लगता है कि वो जीत ही जाएगा। इसलिए काफी जो दावेदार हैं वो आवेदन लगातार बीजेपी के कार्यालय में कर रहे हैं, पर बीजेपी की एक अलग अपनी प्रक्रिया है प्रत्याशी चयन की। इसमें बृजमोहन अग्रवाल जो कि यहाँ लंबे समय से विधायक रहे हैं, उनकी भी भूमिका रहेगी, वो किसको पसंद करते हैं इस पर भी ध्यान दिया जाएगा। लेकिन कहा यह जा रहा है कि संगठन की आखिरी में चलेगी तो संगठन का उम्मीदवार कौन होगा इस पर सबकी निगाहें हैं। कांग्रेस के लिए ये सीट एक तरीके से उस समय गेन होगी जब उम्मीदवार बीजेपी का सामने आएगा और हो सकता है उसको लेकर कोई नाराजगी जैसी बातें हों, तो कांग्रेस चाह रही है कि इस नाराजगी का थोड़ा फायदा उठा ले। और वैसे तो ये सीट जो है ब्राह्मण बहुल सीट है, यहाँ मुस्लिम वोटर भी हैं, पर कांग्रेस के लिए यहाँ कभी भी कोई ऐसा सिनेरियो नहीं बन पाया। जब भी हार हुई है कांग्रेस की, लंबे अंतरों से हार हुई है, इसलिए कांग्रेस ज़्यादा यहाँ संभावना नहीं देखती। इसलिए कुछ नया प्रयोग कर सकती है, युवा उम्मीदवार को कांग्रेस उतार सकती है, ऐसी जानकारी आ रही है। बाकी सब कुछ निर्भर इसी बात पर करेगा कि बीजेपी का उम्मीदवार कौन हो रहा है, तो इस पर भी सबकी निगाहें रहेगी। लेकिन ये सीट एक तरीके से बीजेपी की रही है, तो बीजेपी का गढ़ है, उसे हासिल करना एक टेढ़ी खीर होगी कांग्रेस के लिए। लेकिन कोशिश दोनों ओर से होगी और समय काफी कम है। हम देख रहे हैं कि जो नोटिफिकेशन की डेट आई है उसके बाद केवल 26 तारीख तक ही अंतिम तारीख है जब नामांकन दाखिल करना है। तो आज तारीख भी 15 हो गई है, 10-15 दिन में ही उम्मीदवार घोषित करना होगा। तो काफी जल्दी एक्सरसाइज अपनी दोनों ही पार्टियों को पूरी करनी होगी और इस पर हम अब निगाह बना के रखेंगे। ज्यादा गतिविधियां अब काफी तेजी से हमें देखने को मिलेंगी उम्मीदवार चयन को लेकर। जी बिल्कुल मोहन जी, और हम कह सकते हैं कि बीजेपी का परंपरागत गढ़ ये रहा है दक्षिण विधानसभा, और बृजमोहन अग्रवाल की भी कह सकते हैं एक साख इस सीट पर मानी जाती है। अपराजित योद्धा की संज्ञा उन्हें यहां से दी गई है और निश्चित तौर पर जैसे आपने भी बताया कि विधानसभा सीट में सबसे बड़ी लीड, विधानसभा चुनाव में लोकसभा के भी जब चुनाव हुए, नतीजे आए तो एक बड़ी लीड के साथ उन्होंने चुनाव जीता, तो निश्चित तौर पर उनकी पसंद का भी खास ख्याल यहां पर रखा जाएगा। अतुल जी, मध्य प्रदेश के संदर्भ में यदि हम बात करें तो किस तरह का नोटिफिकेशन जारी हुआ है दोनों विधानसभा उपचुनावों को लेकर जो सीट पर होने जा रहे हैं? तो हमने बता ही दी। मूल बात यह है 13 नवंबर को चुनाव यहाँ पर होना है और जिस तरह की डेट्स है उधर बहुत कम समय दोनों ही पार्टियों के लिए बचा हुआ है। और मूल बात यह है कि इन दोनों सीटों पर किस तरह की रणनीति दोनों ही पार्टियां अपनाती हैं। भारतीय जनता पार्टी की हम बात करें, सत्ता का सुख भोग भी लगातार मध्य प्रदेश की जनता का रुझान भारतीय जनता पार्टी की तरफ है। लेकिन जब जब चुनाव हुए भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस ने चुनौती दी। इससे पहले भी कई मर्तबा भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में रहते हुए भी उपचुनावों में हार का सामना करना पड़ा है। दमोह इसका उदाहरण है। तो ये दोनों सीटें हैं, ये जीतना बीजेपी के लिए बहुत जरूरी है। खासतौर पर बुधनी विधानसभा की हम बात करें तो शिवराज सिंह चौहान की प्रतिष्ठा दांव पर होगी। रामनिवास रावत को जिताना भारतीय जनता पार्टी की सबसे महत्वपूर्ण, कांग्रेस से वो तोड़कर लाए, कांग्रेस के मौजूदा एमएलए को अपने पक्ष में करना, उसे इस्तीफा दिलाना और फिर उसे विधानसभा तक पहुंचाना, ये बहुत बड़ी चुनौती होती है। क्योंकि जब भी कोई मौजूदा विधायक सीट छोड़कर दूसरे दल में शामिल हो जाता है तो स्थानीय नेता कई बार नाराज हो जाते हैं। ऐसी स्थितियां देखने को मिली है कि मौजूदा विधायकों को धूप भी चटाई है जनता ने यदि वो नाराज हो गई है। हवा का रुख किस तरफ है ये अभी कहना मुश्किल है, लेकिन जरूर बीजेपी की कोशिश ये होगी कि अपने संगठन के दूसरे कार्यकर्ताओं के दम पर, सत्ता चूंकि उसके पास है तो सारा माहौल बीजेपी को अपने पक्ष में दिखा होगा। लेकिन फिर भी विपक्ष को कम आंकना दोनों ही दलों के लिए भारतीय जनता पार्टी की बहुत समझदारी भरा कदम नहीं होगा। एक और बात मैं आपको विजयपुर को लेकर बताऊं कि पिछले चुनावों में तीसरे कैंडिडेट को भी बीजेपी और कांग्रेस के कैंडिडेट की तुलना में कोई बहुत कम मत नहीं मिले थे। 5-7 हजार का अंतर था। यानी विजयपुर की जनता इंडिपेंडेंट पर भी दाव लगाने से पीछे चुकती है। तो किसी भी क्षेत्र के मतदाताओं को कम आंकना, उनकी बुद्धिमत्ता, उनकी समझ को एक तरफा मानना, ये बड़ी भूल होगी। तो दोनों ही पार्टी के लिए एक बहुत अच्छा मौका है कि इस चुनाव में प्रदर्शन करें, अपने आप को साबित करें। खासतौर पर कांग्रेस के जो नए प्रदेश अध्यक्ष हैं जीतू पटवारी और नेता प्रतिपक्ष के रूप में उमंग सिंगार, इन दोनों की नए नवोदित नेताओं की जोड़ी के सामने सबसे बड़ी चुनौती है खुद को साबित करें। भले ही जीत ना पाए लेकिन हार का अंतर इतना ना हो कि इन दोनों के नेतृत्व पर सवाल उठाए जाए। बिल्कुल, और कहीं ना कहीं एक सामान्य तौर पर कहा भी जाता है अतुल जी की
सत्ता जिसकी होती है उपचुनाव में भी जीत उसी की हासिल होती है, लेकिन देखना होगा कि इस बार क्या इस परिपाटी को कांग्रेस अपने उम्मीदवार के माध्यम से बदल पाती है या फिर यही स्थिति बरकरार रह पाती है। मोहन जी, उत्तराखंड के संदर्भ में भी हम लगातार बात कर रहे हैं। योगेश जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और योगेश जी, जिस तरह से इस पूरी सीट को लेकर समीकरण तो आपने बताया और पूरे नोटिफिकेशन की आपने जानकारी दी, लेकिन जहां तक दोनों दलों की तैयारियों की बात है, किस तरह से धरातल पर इनकी मौजूदगी आप देख पा रहे हैं, किस तरह के मुद्दे इस उपचुनाव में उठाए जा रहे हैं? देखिए, अगर मुद्दों की अगर हम बात करते हैं तो मुद्दे यहाँ पर पहले की तरह ही है, क्योंकि केदारनाथ क्षेत्र जो रहा है ये काफी दुर्गम क्षेत्र है, जहाँ पर जहाँ की भौगोलिक परिस्थितियों को कह सकते हैं कि वो भौगोलिक परिस्थितियां इस तरीके की है, आपदाओं से जूझता हुआ क्षेत्र है। इसके अलावा जंगली जानवरों का आतंक यहाँ पर लगातार बना रहता है। तो जो यहाँ के मुद्दे हैं वो बुनियादी सुविधाओं के लिए ही है, चाहे वो सड़क की बात करें, स्वास्थ्य की बात करें, शिक्षा की बात करें, तो ये जो बुनियादी मुद्दे हैं ये आज भी यहाँ पर ज्वलंत मुद्दों की तरह उभरते ही रहे हैं। लेकिन जो समस्याओं के समाधान की बात करें तो वो लंबे समय से, राज्य स्थापना के बाद से आज तक ये मुद्दे कभी सॉल्व हो ही नहीं पाए। क्योंकि अगर स्वास्थ्य की हम बात करें तो पहाड़ों पर चढ़ने से डॉक्टर हमेशा कतराते रहे। डॉक्टर्स कभी भी नहीं चाहते हैं कि वो मैदानी क्षेत्रों को छोड़ करके पहाड़ों में अपनी सेवाएं दें। तो यही वजह है कि डॉक्टर्स कभी जाना नहीं चाहते हैं। तो ऐसे में जो विशेषज्ञ है, विशेषज्ञ है, खास तौर पर अगर न्यूरोसर्जन की बात करें या कार्डियोलॉजिस्ट की बात करें या ऑर्थोपेडिक की बात करें, तो जो मुख्य विशेषज्ञ है वो कभी भी पहाड़ों पर नहीं चढ़ना चाहते हैं। उनको मैदानी क्षेत्रों में ही उनको सुविधाएं मिल जाती हैं और आय भी उनको अधिक लगती है, तो इसलिए वो सरकारी सेवाएं देना ही नहीं चाहते हैं। तो यही वजह है कि सरकारी सेवाओं की बदहाली यहाँ पर बनी हुई है। और अगर बात करें शिक्षा की, तो शिक्षा का भी यही हाल है। जो शिक्षक है वो दुर्गम क्षेत्रों में जाना ही नहीं चाहते हैं, और जो दुर्गम क्षेत्रों में जो शिक्षक है भी तो वहाँ पर विशेषज्ञ नहीं है। खासतौर पर अगर बात करें, गणित के टीचर यहाँ पर नहीं मिलते हैं, इंग्लिश के टीचर नहीं मिलते हैं, साइंस के नहीं मिलते हैं। तो ऐसी स्थिति में छात्रों का भविष्य यहाँ पर लगातार अधर में लटका रहता है और छात्रों को अपने ही संसाधनों से अपनी पढ़ाई यहाँ पर करनी पड़ती है। तो यही वजह है कि काफी बुरी स्थिति यहाँ पर बनी रहती है और शिक्षा को लेकर के खास तौर पर आज भी ये क्षेत्र जूझ रहा है। तो ये जो मुद्दे हैं इनको लेकर के सरकार भले ही दावे करती है, डॉक्टर्स की दावे करती है कि काफी बड़ी संख्या में इस बार के बैच में कई डॉक्टर्स यहाँ से पास आउट करके निकले हैं और उनको सेवाएं उत्तराखंड में देनी होंगी, दुर्गम क्षेत्रों में देनी होगी, लेकिन ये चीज धरातल पर नहीं उतर पाती है। उसी तरीके से दुर्गम क्षेत्रों में अनिवार्य किया गया है कि शिक्षकों की तैनाती स्कूलों में होनी चाहिए दुर्गम क्षेत्रों में। बावजूद इसके जो दुर्गम क्षेत्र है उनमें शिक्षक टिकना ही नहीं चाहते और कहीं ना कहीं वो बहाना बना लेते हैं और छुट्टी ले करके कहीं ना कहीं वो जो है पढ़ाने नहीं चाहते हैं। और ऐसा कई बार देखा गया है, कई वीडियोज भी ऐसे सामने आते हैं जहाँ शिक्षक नजारा होते हैं और छात्र अपने आप अकेले ही बैठे होते हैं। इसके अलावा अगर सड़कों की हम बात करें तो आए दिन यहाँ पर आपदा के चलते सड़कें लगातार टूटती रहती हैं और जिसकी वजह से यहाँ पर सड़कों की दोबारा से मरम्मत होना एक बड़ी चुनौती जरूर बन जाता है। अभी पिछले दिनों ही केदारनाथ मार्ग पर एक बड़ा भूस्खलन आया, जिसके चलते केदारनाथ मार्ग भी बंद हो गया था। नंदप्रयाग मार्ग पर लगातार भूस्खलन हो रहा था और जो मुख्यालय यहाँ पर है, चमोली जिला मुख्यालय है, उसका तक संपर्क मार्ग टूट गया था। तो ऐसे में इन क्षेत्रों के लोगों के लिए बड़ी दुविधा यहाँ पर हो जाती है कि वो मुख्य मार्ग से कनेक्ट ही नहीं हो पाते हैं और उनके लिए भोजन पानी की व्यवस्था तक नहीं हो पाती है। यानी कि जो आवश्यक पूर्ति जो उनको होनी चाहिए वो भी कई दिनों तक नहीं हो पाती है मार्ग के बाधित होने की वजह से, यानी कि आपदाओं का दर्द भी झेल रहा है। इसके अलावा बात करें जंगली जानवरों की, क्योंकि दुर्गम पहाड़ी क्षेत्र है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं जंगली जानवरों का आतंक यहाँ पर लगातार बना रहता है और जिसकी वजह से कई लोगों की जान भी चली जाती है। तो ऐसे में जंगली जानवरों से जूझना भी एक चुनौती है। तो कुल मिलाकर के मुद्दे बहुत हैं, लेकिन समाधान जब से राज्य बना है तब से आज तक नहीं हो पाया। जी, मुद्दों की भरमार है, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क और यहाँ तक कि जिस तरह से आपने बताया कि जंगली जानवरों को भी आतंक यहाँ पर लगातार बना हुआ है। तो हम कह सकते हैं मोहन जी की बहुत गंभीर मुद्दे उत्तराखंड में है। लेकिन रायपुर दक्षिण की बात करें मोहन जी, तो क्या आप मानकर चलते हैं, आपका विश्लेषण क्या कहता है कि क्या इस बार यहाँ पर जो उपचुनाव होने जा रहा है वो सिर्फ मुद्दों के आधार पर होगा या फिर विरासत का युद्ध होगा?
देखिए, रायपुर दक्षिण में कभी भी मुद्दों का चुनाव नहीं हो पाया। वहां पर व्यक्ति को देखकर ही अब तक वोट जो है वहां की जनता करती रही है, और यही वजह है कि बृजमोहन अग्रवाल के कद के सामने कांग्रेस का कोई नेता टिक नहीं पाता, और एक कद के लड़ाई की वजह से, यानी कद के बड़े छोटे होने की वजह से फायदा बीजेपी को मिलता रहा है, और बृजमोहन अग्रवाल इसी वजह से वोट ज्यादा पाते रहे हैं कि बृजमोहन अग्रवाल वहां से लड़ते हैं। अब वो चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, इसलिए थोड़ा मुकाबला जो है वो बीजेपी के लिए कठिन इसलिए होगा क्योंकि ये पहली बार होगा जब बृजमोहन अग्रवाल मैदान में नहीं है और नए उम्मीदवार के साथ बीजेपी मैदान में आएगी, और 60,000 की लीड जो पिछली बार विधानसभा चुनाव में थी वो कायम रह पाए, इस पे तो पूरी तरीके से संशय है। वो उतनी लीड में तो बीजेपी नहीं ही जीतेगी, क्योंकि कांग्रेस का भी वहाँ वोट बैंक है, लेकिन बृजमोहन अग्रवाल के लड़ने की वजह से वो कांग्रेस का वोट भी शिफ्ट हो जाता था उनकी ओर। ऐसे में मुद्दों की लड़ाई इस बार इस चुनाव में बन जाए, इसकी कोशिश कांग्रेस जरूर करेगी। वो बताएगी कि इतने सालों से बृजमोहन अग्रवाल हैं, लेकिन क्या क्या वहाँ हो सकता था, वो कुछ हुआ है नहीं हुआ है, इस बारे में जरूर एक बहस छेड़ने की कोशिश कांग्रेस की ओर से हमें देखने को मिलेगी। लेकिन ये कितना असर करेगा, ये सब निर्भर करेगा उम्मीदवार पर कि बीजेपी का उम्मीदवार कैसा होता है, कांग्रेस का उम्मीदवार कितना जुझारू होता है, कितना लड़ेगा, पार्टी उसको कितनी मदद करेगी। गुटबाजी में कांग्रेस हमेशा फंसी नजर आती है, तो क्या उससे उबर कर वो चुनाव लड़ेगी, और जो परिस्थितियां बनी हुई हैं, कानून व्यवस्था जैसी स्थिति को मुद्दा कांग्रेस बनाती रही है, वो क्या वहां काम करेंगे, इस पर सबकी निगाहें रहेंगी। पर अभी तक तो ऐसा लगता है कि ये मुद्दों का चुनाव नहीं रहेगा, एक बार फिर से फेस के आधार पर चुनाव लड़ा जाएगा। अब देखना यही होगा कि उम्मीदवार कब कांग्रेस घोषित करती है, बीजेपी कब घोषित करती है, तो जब ये सामने आएंगे तो इस पर ज्यादा हम चर्चा कर पाएंगे। फिलहाल ऐसा लग रहा है कि यहाँ कोई ऐसा मुद्दा नहीं है जिसके आधार पर जनता वोट कर पाए। जी बिल्कुल, और चेहरों को लेकर भी बात बिल्कुल आपने सही कही मोहन जी की, सामने आएगी, उसके बाद और भी जो तस्वीर है वो साफ हो पाएगी। अतुल जी, बुधनी की हम बात करें तो ये भी जिस तरह से पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, जो कि अब केंद्र में कृषि मंत्री का दायित्व निर्वहन कर रहे हैं, उनका गढ़ है, उनका गृह है ये। वहां से जैसे कि आपने भी बताया कि कार्तिकेय चौहान को टिकट देने की मांग की जा रही है, क्या मानकर चलते हैं कि शिवराज सिंह चौहान की विरासत को संभालने के लिए कार्तिकेय चौहान ही एक बेहतर होंगे, या फिर पार्टी और भी कुछ बड़े नामों पर यहां पर विचार कर सकती है, जैसे कि दावेदारों की तो एक बड़ी फहरिस्त यहां पर बनी हुई है? देखिए, निश्चित रूप से कार्तिकेय चौहान को प्रोजेक्ट के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जब मुख्यमंत्री थे उस वक्त अपने बेटे को प्रोजेक्ट करने की पूरी कोशिश की। कार्तिकेय लगातार सभाओं को करते हुए नजर आते थे, उनके चुनाव मान संभालते हुए नजर आते थे, लेकिन वो केंद्रीय राजनीति में पहुंचे। ऐसे में ये सवाल उठता है कि क्या अब शिवराज सिंह चौहान की विरासत उनके बेटे को दी जाएगी? लेकिन ये सवाल इसलिए भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व के सामने मौजूद नहीं है क्योंकि पार्टी के नेतृत्व के सामने अभी शिवराज सिंह चौहान समिति में है, केंद्र में उन्हें मौका दिया गया है और लगातार पार्टी ने उनकी सेवा का प्रतिशत उनको दिया है। ऐसे में मुझे नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व किसी भी तरह से विरासत को आगे बढ़ाने के लिए सहमति देगा या कार्तिकेय चौहान को टिकट देने जैसी एक जोखिम उठाएगा, क्योंकि मध्य प्रदेश में ऐसे तमाम नेता हैं जो अपने बेटे के लिए टिकट चाहते रहे हैं, जिनमें से कैलाश विजयवर्गीय हैं, इसके अलावा गोपाल भार्गव हैं, अन्य सभी नेता जो इस समय वरिष्ठता की श्रेणी में है, वो सभी नेता अपने बेटे को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हुए पहले भी नजर आते रहे हैं और मांग भी करते हुए दिखाई दिए हैं। लेकिन क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्पष्ट कहा है, कई मौकों पर परिवारवाद की राजनीति चलाने वाली पार्टी नहीं है, ऐसे में लगता ये है कि शिवराज सिंह चौहान के बेटे की मजबूत दावेदारी के बाद भी पार्टी रमाकांत भार्गव को पहला मौका दे सकती है। लेकिन फिर भी सियासत है, सियासत में कब कौन सा निर्णय किस परिस्थिति को देखते हुए लिया जाए और किस बात को, किस सिद्धांत को सेटल कर दिया जाए, कहा नहीं जा सकता। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने भी कई बार अपने परिवारवाद के खिलाफ चलने की राजनीति को भी शिथिल किया है, कई बड़े नेता को भी टिकट दिया है। ऐसे में शिवराज सिंह चौहान के बेटे को भी टिकट दिया जा सकता है, बशर्ते भारतीय जनता पार्टी को ये लगे कि कार्तिकेय चौहान के अलावा कोई ऐसा नाम नहीं है जो बुधनी में केरला लड़ा सकता है या उसकी जीत संशय में हो, तभी कार्तिकेय के नाम पर मोहर लगेगी। वरना भारतीय जनता पार्टी के लिए बुधनी जीतना किसी भी चेहरे के साथ बहुत मुश्किल काम नहीं है, क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी का गढ़ माना जाता है। ऐसे में पार्टी जिसे चाहे टिकट दे सकती है, खतरा कहीं भी नहीं है। अपने आप में प्रतिष्ठापूर्ण
सीट है। शिवराज सिंह चौहान जरूर मन ही मन चाहते होंगे कि उनके बेटे को टिकट मिले, लेकिन सार्वजनिक मंचों पर चूंकि वो पार्टी हाईकमान को सर्वोपरि मानते और बताते नजर आए हैं, इसलिए उन्होंने इस बार भी साफ कर दिया है कि जो होगा वो केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा, चुनाव समिति तय करेगी। मैं इस बारे में कुछ भी नहीं कह सकता। तो निश्चित तौर पर अब चुनाव आयोग ने तो अपना काम कर दिया है, लेकिन मोहन जी अब पूरी जो गेंद है वो राजनीतिक दलों के पाले में है कि कब तक नामों को लेकर वो अपना ऐलान करते हैं और कब ये तारीख आती है। बिल्कुल, और मुझे लगता है कि जिस तरीके से 2 तारीखें हमें तीनों प्रदेश में मिली हैं, एक तो 13 तारीख को जो कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के उपचुनाव होंगे, और 20 तारीख को केदारनाथ यानी उत्तराखंड के चुनाव होंगे। तो इन तारीखों के हिसाब से करीब 25 तारीख के आसपास सभी पार्टियों को अपने उम्मीदवार घोषित करने होंगे। तो यही 10 दिन हैं जब इन उम्मीदवारों को ना केवल तोलना है, नापना है, फिर नामों की घोषणा भी करनी है, फिर उसके बाद नामांकन भी करना है। तो अंतिम तारीख जब नामांकन की है तब तक शायद सारे पार्टियों के उम्मीदवार हमें देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद हम ज़्यादा और चर्चा कर पाएंगे। तो 10 दिन का समय है सभी पार्टियों के पास, और उम्मीद है कि उसके पहले ही उम्मीदवार दोनों ही पार्टियां घोषित कर देंगी। बिल्कुल, और इस पर हमारी नजर बनी रहेगी और पल पल की अपडेट्स आप तक पहुंचती रहेंगी टीवी 24 के माध्यम से। बहरहाल आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमसे इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए, सार्थक चर्चा के लिए। इसी के साथ मुझे और मोहन जी को भी दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए टीवी 24। नमस्कार।